Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस होली। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की साल बहुत अच्छी गुजरे और अगली होली तक आप सभी के पास नेट और जेआरएफ का सर्टिफिकेट हो। तो चलिए इस विश के साथ स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का सेशन। और सेशन के बारे में तो आप सभी जानते हो कि कल हमने एक पोल करवाया था और उस पोल में हमने पूछा था कि आप होली के दिन क्या चाहते हो, सिर्फ एंजॉय करना चाहते हो फेस्टिवल को, या फिर आप मैराथन क्लास चाहते हो, या फिर आप मॉडल पेपर चाहते हो। तो जो मेजॉरिटी थी आपकी वो किसके साथ गई? वो गई मॉडल पेपर के साथ। आपका कहना था, मतलब आपकी जो वोटिंग थी वो मेजॉरिटी में थी कि मॉडल पेपर आए। टोटल 50 क्वेश्चंस आए और जस्ट वन वीडियो में आए, मतलब पार्ट्स में ना हो, एक ही वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिले। तो इसलिए मेजॉरिटी के साथ हम गए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हुई है वो हुई है जिन्होंने मैराथन क्लास की डिमांड की थी, तो वो नहीं हो पाया। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो जिनको एंजॉय करना था फेस्टिवल वो तो एंजॉय कर सकते हैं, आज नहीं वीडियो कल देख लेंगे, है ना। और तो उनकी विश भी पूरी हुई, और जिन्होंने मॉडल पेपर का कहा था उनकी विश भी पूरी हुई। मैराथन क्लास की नहीं हो पाई, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे ट्राई करेंगे, बट चलिए आज तो स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बस सेशन स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहेंगे कि वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज होली के दिन भी ये सेशन लाने का मोटिव सिर्फ ये था क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी। तो आप लोगों के लिए सेशन आ रहा है, तो आशा करेंगे कि आप लोग इस सेशन को पूरा देखें। और देखिए, जब क्वेश्चंस 50 हैं तो टाइम टेकन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर है इसका सेंस ये है कि आपको मैं क्वेश्चंस शो करूँगी और आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क करना है। ये जितने भी क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूँ सब PYQ क्वेश्चंस हैं, आप समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप कह सकते हो कि आपका मॉडल पेपर के साथ साथ आपका क्या है, मॉक टेस्ट है, यानी कि आप खुद से इसको लगाएंगे और देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 50। अपने मार्क्स भी आप मुझे कमेंट करेंगे कि आउट ऑफ 50 आपने कितने मार्क्स जो है वो गेन किए, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, बस मैं आंसर आपको बताती चलूँगी इन ऑर्डर टू, ताकि आप अपना आंसर चेक कर सकें। तो पहले आप मार्क कर लेंगे, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगी, ठीक है। तो ज़्यादा आप चलिए कुछ नहीं, स्टार्ट ही करेंगे। बस आप अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर रहा आपका। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का सबसे अच्छा क्षेत्र है? विद्यार्थी की प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का सबसे अच्छा क्षेत्र है? तो यहाँ आपको दिए हैं ऑप्शंस, इतिहास है, भाषाएं हैं, इतिहास, भाषाएं, अर्थशास्त्र और विज्ञान। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इतिहास, भाषाएं, अर्थशास्त्र और विज्ञान। और जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज विज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में अगर सुधार करना है तो सबसे अच्छा अध्ययन किसका होगा? तो सबसे अच्छा अध्ययन करना होगा आपको, मतलब अध्ययन का जो क्षेत्र होगा वो होगा साइंस, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता को सर्वश्रेष्ठ दर्शाता है? इनमें से कौन सा शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वश्रेष्ठ तरीके से दर्शाएगा? कक्ष में अनेक शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग द्वारा, कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता के माध्यम से, या फिर कक्षा में पूर्ण उपस्थिति के माध्यम से, या फिर कक्षा में विद्यार्थी द्वारा मौन धारण करके। तो जैसा मैंने बोला था एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बट कह सकते हो आपकी टीचर की एक हैबिट होती है कि अगर कहीं उसे क्वेश्चन दिखा तो वो बिना एक्सप्लेन करे मानता ही नहीं है, और सेम थिंग हैपन्स विद मी। अब ये क्वेश्चन देखे तो मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। तो मौन तो धारण करना ही नहीं है क्लास में भैया, इंटरेक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, तभी जो है वो आपकी लर्निंग अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी। तो अब पूर्ण उपस्थिति तो कक्षा में है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जो लिसनर्स हैं या जो हमारे चाइल्ड्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एक्टिव ही नहीं है, तो फिर क्या ही फ़ायदा इस उपस्थिति का भी, तो इसलिए भी नहीं जाएगा। और
आंतरिक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग तो कर सकता है टीचर, लेकिन हमें वेटेज देनी है कि बच्चा सीखे, बच्चा एक्टिव लर्नर हो। तो वो किस केस में होगा? वो सिर्फ इसी केस में होगा कि कक्षा में जितने क्वेश्चंस छात्र पूछेगा उससे पता चलेगा कि बच्चा जो है वो, छात्र जो है वो क्लास में एक्टिव है। और अब आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, शोध में उत्पन्न होने वाली और आंतरिक वैधता को प्रभावित करने वाली कलाकृतियां हैं। ठीक है, शोध में उत्पन्न होने वाली और आंतरिक वैधता को प्रभावित करने वाली कलाकृतियां हैं इतिहास, यादृच्छिकता, परिपक्वता या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं, यादृच्छिकता आपका रेंडमाइजेशन है, रेंडमाइजेशन। ठीक है, और यहाँ आपका था लास्ट ऑप्शन जो था वो था इंस्ट्रूमेंटेशन। आपको इनमें से बताना है कि सही आंसर क्या होगा। सो आप अपना भी टिक कर लीजिए और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा आपका, उसके लिए आपको यहाँ पर कोड दिया गया है, कोड के माध्यम से आप बताएंगे। तो प्रायोगिक मृत्यु दर और मिलान, तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 3, A, C, D एंड E। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या था A, C, D एंड E में। तो एक इतिहास था, परिपक्वता था, मैच्योरिटी, इंस्ट्रूमेंटेशन था और आपका प्रायोगिक मृत्यु दर था। क्लियर। नेक्स्ट, शोध समस्या का निरूपण निर्भर करता है। अब अगर कोई रिसर्च में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जो निरूपण है वो निर्भर करेगा शोधकर्ता की पसंद के पीछे का उद्देश्य, और या फिर विशिष्ट प्रश्न क्या है, या फिर वैचारिक मॉडल क्या है, या फिर किन नकारात्मक कारकों पर शोध करना है, या फिर अध्ययन को सीमित करने के कारण परिकल्पनाओं का निर्माण। ये जो चाह है ना, इसको आप F मान के चलिएगा। ठीक है, E के बाद F आएगा। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा, इसमें आपका एक तो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल, शोध समस्याओं का जो निरूपण होगा वो शोधकर्ता की पसंद के पीछे का उद्देश्य क्या है इस पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा विशिष्ट प्रश्न क्या है, वैचारिक मॉडल क्या है, और नकारात्मक कारकों पर शोध करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अध्ययन को सीमित करने के कारण, तो ये भी नहीं है, आपको अध्ययन को सीमित नहीं करना, असीमित करना है। ठीक है, तो जो लास्ट है परिकल्पनाओं का निर्माण, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 4 दैट इज A, B, C एंड F। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सामग्री नहीं है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से शिक्षण सामग्री कौन सी नहीं है। तो ऑडियो पॉडकास्ट नहीं है, यूट्यूब वीडियो नहीं है, या फिर मुद्रित अध्ययन गाइड नहीं है, या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं है। तो वो बात करें अगर हम शिक्षण सामग्री नहीं है, तो देखिए शिक्षण सामग्री में आपकी ऑडियो पॉडकास्ट आता है, यूट्यूब वीडियो भी आती हैं, वहीं मुद्रित अध्ययन गाइड भी आती है, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर, वैसे तो ये सभी शिक्षण सामग्री हैं और यहाँ आपसे पूछा है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कोई टेक हो, क्योंकि ओवरहेड प्रोजेक्टर भी आपका शिक्षण सामग्री के अंतर्गत ही आता है। वहाँ मतलब आपका विजुअल एड के अंतर्गत आता है ये, तो शिक्षण सामग्री ये भी है। और बुक, ये अध्ययन गाइड जो है आपकी बुक के लिए बात आ रही है। ठीक है, प्रिंटेड बुक है, तो प्रिंटेड बुक का भी आप इस्तेमाल करते हो शिक्षण सामग्री के लिए, यूट्यूब वीडियो का भी इस्तेमाल करते हो, ऑडियो पॉडकास्ट का भी, तो ये सभी हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का चलिए नहीं हम देखते हैं, फिर भी आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि इनमें आप किसको नहीं मानेंगे शिक्षण सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो छात्रों के बीच निम्नलिखित में से किसे विकसित करना सबसे कठिन है। भावनाओं पर नियंत्रण, अवधारणा निर्माण, उपयुक्त भाषा का प्रयोग चयन करना, या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन। सो हियर द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर 4 दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधारित
क्रेडिट सिस्टम का सबसे अच्छा लाभ है। तो क्रेडिट सिस्टम का लाभ आपको बताना है। शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, कक्षा उपस्थिति में सुधार, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में शिक्षक की सहायता करना और छात्रों में परीक्षा की चिंता को कम करना। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज शिक्षक केंद्रित से जो आपकी एजुकेशन है वो शिफ्ट हो गई है छात्र केंद्रित शिक्षा पर, और यही जो है वो आधारित क्रेडिट सिस्टम का जो है वो सबसे बड़ा लाभ हुआ है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एक शोध डिज़ाइन के घटक हैं। तो एक शोध डिज़ाइन आप किस तरह से, मतलब क्या कंपोनेंट्स हैं उनके। तो एक तुलना करा जाता है एक रिसर्च में, नियंत्रण करा जाता है, प्रतिक्रियाशीलता होती है, या फिर आपका हेरफेर होता है, ठीक है, हेरफेर होता है, या फिर गैर प्रतिनिधित्व करना होता है। तो यहाँ पर हम एक लास्ट ऑप्शन है आपका सामान्यीकरण, ठीक है, ये F मानिएगा इसको, ठीक है, जनरलाइजेशन। तो यहाँ जो आपका करेक्ट बात आएगी शोध डिज़ाइन के कंपोनेंट्स की, तो शोध डिज़ाइन के कंपोनेंट में आपका तुलना करना आएगा। बिल्कुल आप कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद आप उसको कंट्रोल भी करते हो, नियंत्रण भी करते हो। नेक्स्ट, प्रतिक्रियाशीलता नहीं होती, रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, हेरफेर होता है, बिल्कुल होता है, और आपका गैर प्रतिनिधित्व नहीं होता यहाँ, और क्या होता है, सामान्यीकरण होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 4 दैट इज A, B, D एंड F। नेक्स्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान में 4 प्रमुख संक्रियाएं हैं। तो सह विचरण का प्रदर्शन, नकली संबंधों का उन्मूलन, अमय क्रम के संदर्भ में अनुक्रमण, और डी जो है वो आपका स्वशिक्षा है, फिर व्यक्तिगत पसंद का संचालन है, सिद्धांत है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका किसके साथ जाने वाला है। तो देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान के जो 4 प्रमुख संक्रियाएं हैं उसमें आपका सह विचरण का प्रदर्शन आता है, नकली संबंधों का उन्मूलन भी आता है यहाँ पर, समय क्रम के संदर्भ में अनुक्रमण भी आता है, और आपका सिद्धांत भी आते हैं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा हेयर गोज विद ऑप्शन नंबर 3 दैट इज A, B, C एंड F। नेक्स्ट, एक वेरिएबल जिसमें हेरफेर किया जाता है वो क्या कहलाता है। उसको हम आश्रित चर कहेंगे, नियंत्रण चर कहेंगे, स्वतंत्र चर कहेंगे, या फिर भ्रमित करने वाला चर कहेंगे। तो एक ऐसा चर जिसमें कि आपको क्या देखने को मिलता है, जिसमें आपको हेरफेर देखने को मिलता है, उसको कहा जाता है का स्वतंत्र चर। क्लियर। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका गद्यांश पर। 11 से 15 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप देंगे इस पैसेज की बेसिस पे। और पैसेज की बेसिस पे क्या, तो हम आपको बता ही चुके हैं कि पैसेज की बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना होता है क्या, अपने क्वेश्चंस को देखना होता है और उसके बाद आप पैसेज को रीड करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं गद्यांश के अनुसार। नोट करते चलिए या फिर ऑप्शंस को या क्वेश्चन के एक किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो गद्यांश के अनुसार एकीकृत एशियाई बाजार के लिए भारत का लॉन्च पैड कौन हो सकता है। दक्षिण पश्चिम एशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या म्यांमार। नेक्स्ट है भारत और एशियाई देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र कौन से हैं। फिनटेक है, आधार है, ई कॉमर्स है, डिजिटल पिछड़ापन है, त्रिपक्षीय राजमार्ग हैं, या फिर चौथी औद्योगिक क्रांति है। नेक्स्ट है आपका भारत के साथ एशियाई की प्रतिबद्धता है, और यहाँ पर दिए हैं राजनीतिक मंच प्रदान करें, अधिक से अधिक संवाद, परिवहन लिंक में सुधार, नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित करें। भारत और एशियाई देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। जलमार्ग है, नवोन्मेष है, हवाई संपर्क है, स्टार्टअप है। और किस बात ने सिंगापुर को भारत के साथ मजबूत संबंध चुनने के लिए प्रेरित किया। ऐतिहासिक अतीत, शीत युद्ध की समाप्ति, भू राजनीतिक समीकरण, भारत में आर्थिक उदारीकरण। और अभी आपके सीरीज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो अब हम पैसेज को रीड करेंगे। तो पैसेज में रीड करूंगी थोड़ा स्लो में, और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और नहीं तो अदरवाइज आप खुद से रीड करने की कोशिश करिएगा।
सिंगापुर लंबे समय से इस क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए भारत की वकालत करता रहा है। यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 25 वर्षों के दौरान आसियान एशिया को कहा एशिया भारत संबंध कैसे बढ़े हैं। 1991 में जब शीत युद्ध समाप्त हुआ और भारत ने अपना आर्थिक उदारीकरण शुरू किया, सिंगापुर ने संबंधों को गहरा करने और एशियाई क्षेत्र के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को बनाने का अवसर देखा। सिंगापुर ने 1995 में भारत को पूर्ण आसियान सम्मान भागीदारी बनने और 1995 में EAS में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और तब से एशिया भारत संबंध जो है वो मजबूत हुए हैं। तो कुल मिलाकर सहयोग के लिए लगभग 30 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जिसमें 7 मंत्री स्तरीय संवाद हैं, वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन हैं और हालांकि इसमें और अधिक की गुंजाइश है और ये जरूरी है। उदाहरण के लिए भारत और एशियान के बीच भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के ज़बरदस्त अवसर हैं। आसियान भारत के साथ भूमि, वायु और समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये संपर्क लोगों से लोगों के बीच प्रवाह को बढ़ाएंगे, इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देंगे। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत के पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेगा, जबकि भारत और कई आसियान देशों के बीच सीधे तौर पर संपर्क किया जा सकता है। बढ़ते व्यापार और पर्यटन को समर्थन देने के लिए हवाई संपर्क का विस्तार करने के लिए अभी भी बहुत जगह है। भौतिकी संपर्कों से परे डिजिटल कनेक्टिविटी चौथी औद्योगिक क्रांति में नई सीमा है। भारत ने नवाचार में बहुत प्रगति की है। स्टार्टअप और डिजिटल समावेशन हमारे क्षेत्र में आधार जैसी पहलों को लागू करने के अवसर हैं। ई-कॉमर्स और फिनटेक 2 अन्य संभावित सहयोगी क्षेत्र हैं। ठीक है, पर एक आर्थिक केंद्र के रूप में सिंगापुर इन विचारों को दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे लॉन्च करने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम कर सकता है और आसियान में भारत की भूमिका को सिंगापुर के साथ बढ़ते आर्थिक संबंधों पर टिका होना चाहिए। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और व्यापार के 1/3 के साथ 16 देशों को शामिल करने वाला आर्थिक एकीकरण और एक एकीकृत एशियाई बाजार का क्या करता है, निर्माण करता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि गद्यांश के अनुसार एकीकृत एशियाई बाजार के लिए भारत का लॉन्च पैड कौन हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपके भारत का लॉन्च पैड होगा वो है आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर की ही बात हो रही है। दूसरा, भारत और एशिया देशों के बीच सहयोग के जो क्षेत्र रहे वो क्या रहे, तो वो रहे आपके, देखिए फिनटेक भी पढ़ा हमने, आधार भी पढ़ा, ई-कॉमर्स भी पढ़ा और हमने डिजिटल पिछड़ापन भी पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 2 A, B, C एंड D। नेक्स्ट, भारत के साथ एशियाई की प्रतिबद्धता है। अब भारत के साथ एशियाई की प्रतिबद्धता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, तो वो है आपकी परिवहन लिंक में सुधार। क्लियर। नेक्स्ट आएंगे, भारत और एशिया देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आवश्यक है हवाई संपर्क। किस बात ने सिंगापुर को भारत के साथ मजबूत संबंध चुनने के लिए प्रेरित किया, ऐतिहासिक अतीत, शीत युद्ध की समाप्ति, भू राजनीतिक समीकरण, भारत में आर्थिक उदारीकरण। और यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज भारत में आर्थिक उदारीकरण। चलिए, अब हमारा श्रृंखला बेस्ड क्वेश्चन है और मैं यहाँ पर आपको श्रृंखला भी नहीं बताऊंगी, आपको बस देखना है कि आपको एक सीरीज दी हुई है 0, 1, 9, 36 और 100 और आपसे पूछा है अब इसके बाद यहाँ पर क्या आने वाला है, मतलब यहाँ क्या आएगा। तो अगला पद आपको बताना है 0, 1, 9, 36 एंड 100। ठीक है, तो आप देख लीजिए किस तरह से पैटर्न रहा है, क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 225। नेक्स्ट, डिजिटल युग में
एक डर है कि कक्षा संचार का परिणाम हो सकता है निष्क्रिय अनुकूलन, त्वरित अनुकूलन, उत्तेजना या फिर अति उत्तेजना। तो यहाँ भी आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 4 दैट इज अति उत्तेजना। किन शर्तों के तहत एक तर्क मान्य हो सकता है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करेंगे। तो कथन में आपको बोला है जब इसका निष्कर्ष और परिसर सत्य है, यहाँ तक कि जब इसका निष्कर्ष और इसके एक या अधिक परिसर झूठे हैं, केवल जब इसका निष्कर्ष सत्य है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए अकेले के साथ, यानी कि जब इसका निष्कर्ष और परिसर जो होंगे वो सत्य होंगे तभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जेनिफर के ससुर मेरे भाई हैं और हेलन मेरी माँ की पोती हैं। ठीक है, जेनिफर के ससुर मेरे भाई हैं और हेलन जो है वो मेरी माँ की जो है वो पोती हैं। तो हेलन जेनिफर से कैसे संबंधित है ये आपको बताना है। बहू है, बहन है, भाभी है या फिर माँ है। और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम आंसर नहीं करेंगे, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन है, अपने ऊपर इसको अपने साथ इसको लिंक कीजिए और आंसर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है सत्य और असत्य किसके गुण हैं, वाद विवाद, प्रस्ताव, राय या फिर तर्क के। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 3 दैट इज राय। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा संचार के तत्व के रूप में नकारात्मक आलोचना का कारण होगा बाहरी सहानुभूति, औचित्य, रक्षात्मकता, डी प्रेरणा, सहायक चुनना, टकराव की सहानुभूति। और यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर ए दैट इज बी, सी एंड डी। और यहाँ पर बी, सी, डी में क्या आ रहा है आपका, तो ये आ रहा है रक्षात्मकता, डी प्रेरणा, सहायक चुनना और एक आ रहा है आपका औचित्य। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है हमारा कक्षा संचार में अलंकारिक दृष्टिकोण शिक्षकों को छात्र के एजेंट के रूप में मानता है। प्रभावित करना, गैर आधिकारिक, अकादमिक या फिर आधिकारिक। और यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रभावित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे नंबरिंग की मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट है हमारा ये शिक्षक संचार कक्षा प्रबंधन के लिए केंद्रीय है। छात्रों के कक्षा व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शिक्षक संचार व्यवहार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब आपको बताना है कि असर्शन में बोला है कि शिक्षक संचार कक्षा प्रबंधन के लिए केंद्रीय है और रीजन में बोला है कि छात्रों के कक्षा व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शिक्षक संचार व्यवहार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको बताना है कि ये गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, या फिर आपके ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या फिर ए सच है लेकिन आर जो है वो असत्य है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा कि जो ए है वो तो ट्रू है लेकिन जो आर है वो क्या है आपका गलत है। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से दो कथन ऐसे हैं जो एक साथ सत्य नहीं हो सकते लेकिन एक साथ असत्य हो सकते हैं। मतलब दो कथन आपको यहाँ दिए हैं जो एक साथ उनको अगर आप लागू करेंगे तो वो सही तो नहीं होंगे लेकिन हाँ एक साथ दोनों गलत हो सकते हैं। तो उनको आपको प्रतिनिधित्व करने वाले कोड को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो उनका कोड अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा सभी कभी सपने देखने वाले हैं, कोई कभी सपने देखने वाला नहीं है, कुछ कभी सपने देखने वाले हैं और कुछ कभी सपने देखने वाले नहीं हैं। तो ये दोनों एक साथ गलत तो हो सकते हैं लेकिन एक साथ सही नहीं हो सकते। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए के साथ और ऑप्शन नंबर ए है आपका ए और बी। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज गैर संचार माना जाता है। गैर मौखिक संचार किसे माना जाता है, औपचारिक को, संस्कृति मुक्त को, अनौपचारिक को। तो गैर है यानी कि अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। ठीक है, अब नीचे आपको दो परिसर यहाँ पर दिए हुए हैं और आप ए और बी, ठीक है, और आप
को इनमें से 4 निष्कर्ष निकले हैं और उस कूट का चयन करना है जो वैध रूप से निकाले गए निष्कर्षों को बताता है। तो सभी न्यायाधीश वकील हैं और कोई डॉक्टर वकील नहीं है। ये दोनों आपके मतलब परिसर हैं, ठीक है। एक में बोला है कि सभी न्यायाधीश वकील हैं और कोई डॉक्टर जो है वो वकील नहीं है। अब आपको यहाँ पे निष्कर्ष देखने कि कोई वकील डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर जज नहीं है, सभी वकील जज हैं या फिर कुछ डॉक्टर जज हैं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, दैट इज 1 and 2। क्लियर। नेक्स्ट, यदि अवॉर्ड को किसी एक भाषा में लिखा जा रहा है ADRHJ, तो एग्रो को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो एग्रो को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? उसको लिखा जाएगा AIUS। वह शब्द चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अगर हम अन्य से भिन्न की बात करें तो इनमें किलिमंजारो पर्वत, शिवालिक पहाड़ियाँ और अरावली पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो ये सब पहाड़ियाँ हैं। लेकिन ये जो किलिमंजारो पर्वत है ये क्या है? ये है आपका ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, वॉल्केनो माउंटेन। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सभी जानवर जंगली हैं से वैध रूप से अनुमान लगाया जा सकता है? सभी जानवर जंगली हैं तो वैध रूप से अनुमान क्या लगाया जाएगा कि कोई भी गैर जानवर जंगली नहीं है, या फिर कोई जानवर जंगली नहीं है, या फिर कोई जानवर जंगली नहीं है, कुछ जानवर जंगली हैं। तो यहाँ आप यही कह सकते हो कि कुछ जानवर जो हैं वो क्या हैं? जंगली हैं, ठीक है। अब देखिए अक्षर श्रृंखला DEF और HIJLMNPQRTUV, तो इसमें आपका अगला जो पद है वो क्या होगा? तो इसमें जो आपका अगला पद होगा दैट इज X, Y and Z। नीचे दिए गई तालिका के आधार पर प्रश्न संख्या 31, 32 और 33 के उत्तर आपको देना है। यानी ये जो क्वेश्चन है ये आपके डेटा इंटरप्रिटेशन पे हैं। यहाँ देखिए आपको एक राज्य दिया है और उनमें कितनी % बिजली आती है, मतलब कितनी % गांव में बिजली नहीं है तो कितनी % बिजली नहीं है वो यहाँ पे बताया है। तो अगर हम A गांव की बात करें यहाँ 25% बिजली नहीं है, B गांव की बात करें यहाँ 45% बिजली नहीं है, C गांव की बात करें तो यहाँ पर 20% बिजली नहीं है, D गांव की बात करें तो यहाँ 60% बिजली नहीं है और E गांव की बात करें तो यहाँ पर 55% जो है वो आपकी बिजली नहीं है, और अगर F गाँव की बात करेंगे तो यहाँ पर 30% की बिजली नहीं है। इस बेस पे आपको क्वेश्चन देना है तो कितने राज्यों में कम से कम 50% या अधिक विद्युतीकृत गांव हैं। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, राज्य डी की तुलना में किस राज्य में विद्युतीकृत गांव का प्रतिशत दुगना है? राज्य ए, राज्य सी, राज्य बी या फिर राज्य डी? तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर टू, दैट इज राज्य सी। अगला है वर्ष 2000 में राज्य डी में गांव की कुल संख्या जो थी वो इतनी थी, तो वर्ष 2010 में गांव की कुल संख्या बढ़कर इतनी हो गई, जिनमें से इतने गांव का विद्युतीकरण होना बाकी था। अब इतने नहीं करते हैं, आपको संख्या बताती हूँ डायरेक्ट। तो वर्ष 2000 में जो राज्य डी में गांव की कुल संख्या थी वो 15,000 थी, और वर्ष 2010 में गांव की जो कुल संख्या थी वो बढ़कर 20,000 हो गई, जिनमें से 10,000 गांवों का विद्युतीकरण होना बाकी था। तो राज्य डी में 2010 में विद्युतीकृत नहीं हुए गांवों का प्रतिशत जो है वो किस प्रकार होगा? तो पर्याप्त डेटा नहीं मिलेगा, या फिर ऊपर चला गया है, नीचे उतरा नहीं होगा, उतरा, या फिर गणना नहीं कह सकती तो नीचे उतरा, ठीक है, डाउन हुआ। नेक्स्ट है आपका, अब आपको नीचे दी गई तालिका के आधार पर प्रश्न संख्या का उत्तर देना है 34 और 35। यहाँ भी सेम है, राज्य का नाम दिया है, शिक्षा सूचकांक के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत दिया है। तो ए गांव में जनसंख्या प्रतिशत है आपका 20%, बी में 25% है, ठीक है। फिर आते हैं सी में, तो सी की बात करें तो यहाँ 23% है, टी की बात करें यहाँ पर 17% है, और अगर हम ई की बात करें तो आपका 16% है, और एफ की बात करें तो 21, जी में 15% है। तो ये कुछ गाँव है जहाँ पर आपके साक्षरता की जो है वो प्रतिशतता दी गई है। अब आपको बताना है यदि राज्य एफ की जनसंख्या जो है वो 2.6 लाख है, यानी कि 2.6 लाख है, तो शिक्षा सूचकांक से नीचे की जनसंख्या कितनी है? 51,000 लाख है, 3900 लाख है, या फिर 0.39 लाख है, या फिर 49,000 लाख है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 0.39 लाख, यानी 0.39।
यदि राज्य की कुल जनसंख्या 5 लाख थी जबकि राज्य बी की जनसंख्या 2 लाख थी तो शिक्षा सूचकांक से नीचे के लोगों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 2, राज्य ए में उच्चतर होगी। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जा सकती है? बिंदु प्रति सेमी, डॉट्स प्रति इंच, डॉट्स प्रति मिमी या फिर अंक प्रति इंच, मिलीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डॉट्स प्रति इंच। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बाहर कोई गाय आ गई है और शी इज सॉरी, इट इज जस्ट क्राइंग एंड वाई आई डोंट नो। तो नेक्स्ट है हमारा, उसको इग्नोर करिएगा, सिर्फ मेरी बात सुनिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है, कौन दर्शाता है अगर कोई मिस्टेक होती है? बग, वायरस, स्पैम या फिर बिट। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, दैट इज बग। अगला क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो ये हैं आपके राजस्थान, गुजरात, पंजाब और केरल। और आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पंजाब। और आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही हूँ मैं, तो वो इस वजह से कि कुछ क्वेश्चंस रह गए उनको भी कंप्लीट कर देते हैं, बाकी इस गाय का पता नहीं कितनी देर यहाँ पर बोलेगी। तो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास शिक्षा में मानवाधिकार और मूल्य के लिए एक योजना है और इस योजना के अंतर्गत मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा घटक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, नागरिकों को संवेदनशील बनाना ताकि मानवाधिकारों के मानदंडों और मूल्यों को साकार किया जा सके, विद्यालयों में वैल्यू और वेलनेस सेंटर स्थापित करना या फिर समाज और शैक्षणिक संस्थानों के बीच संपर्क विकसित करना। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज विद्यालयों में वैल्यू और वेलनेस सेंटर स्थापित करना। ये आपके मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा के घटक के अंतर्गत यहाँ पर आता है। अगला है, तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, कारण क्या है? तो भूमि और पानी के बीच थर्मल अंतर, महाद्वीपों और महासागरों के बीच ऊंचाई में भिन्नता, इंटीरियर में तेज हवाओं की उपस्थिति या फिर तटीय क्षेत्र की तुलना में आंतरिक भाग में भारी वर्षा। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बता रही हूँ, बाकी स्टेटमेंट्स आप यहाँ से खुद देख लीजिएगा। मैं स्टेटमेंट्स बार बार शो कर दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सिर्फ एक ही बात यहाँ पर की गई है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स यहाँ गलत हैं। फिर आता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा हुआ। तो यही आंसर है आपका और ऑप्शंस को देख के कुछ हमें करना नहीं है बाकी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और ये है आपका, अक्षय ऊर्जा का एक स्रोत जिसे न्यूनतम लागत पर विकसित किया जा सकता है। तो अक्षय ऊर्जा का जो एक स्रोत है जिसको न्यूनतम लागत पर आप लागू कर सकते हैं वो है आपकी बायोमास एनर्जी, बायोमास शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, उपयोगकर्ता की वरीयता को पहचानने और उन पर नजर रखने के लिए कुछ वेबसाइटों द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित एक छोटा पाठ कहा जा सकता है। किसको कहा जा सकता है? तो ये आपकी कुकी है, सभी जानते होंगे। ठीक है, ओहो, जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में कितना कार्बन जुड़ रहा है? अब 6 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा सा और उसको मतलब आप झेल लीजिए। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में कितना कार्बन जुड़ रहा है? तो ये जुड़ रहा है आपका, मैं चाह रही हूँ कि मैं आपका कंप्लीट ही करवा दूँ और ये मुझे लग रहा है ये तब तक बोलना चाहेगी ही, ये रुकेगी नहीं और 100% मैं बोल रही हूँ वीडियो के कंप्लीट होते ही ये शांत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 2.6 मिलियन टन। मेरे साथ ये बहुत होता है, सॉरी आंसर भी गलत हो गया इनके चक्कर में, 6.9 बिलियन टन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये है आपका, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को भविष्य के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है और मुख्यतः किस प्रयोजन के लिए ऐसा किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है नई प्रजातियों के प्रजनन के लिए सामग्री उपलब्ध कराना। 46 क्वेश्चन जो है आपका, किस वर्ष डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना की गई? तो शिक्षा आयोग की जो स्थापना थी वो की गई आपकी 1964 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 2013 में पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो ये आपका किया गया है बेसिकली राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के द्वारा। और अब हम जल्दी बढ़ेंगे, 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। निम्न में से कौन ऑडियो ले प्रारूप है? तो ऑडियो ले प्रारूप जो है वो है आपका AAC।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सॉरी AAC नहीं, यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 48 का, वो आपका जाएगा यहाँ पर A और B। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर। और अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 49 पे। और कंप्यूटर में यदि मेमोरी में एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए 8 बिट्स का उपयोग किया जाता है तो एड्रेस की कुल संख्या कितनी होगी? 8, 256, 216 या 512? तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा, हेयर गोज विद ऑप्शन नंबर 2 यानी 256। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर में यदि मेमोरी में एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए 8 बिट्स का उपयोग किया जाता है तो एड्रेस की जो कुल संख्या होती है वो 256 होती है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, देखिए वो गाय चुप भी हो गई है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC की जो स्थापना थी वो हुई थी आपकी 2005 में। क्लियर। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और डिस्टर्बेंस भी हुआ होगा, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर, बहुत ज़्यादा मतलब अब इससे मैं कुछ तो कर नहीं सकती, मैं वीडियो बना रही थी तो मैं बाहर जाकर उसको रोक भी नहीं सकती थी, और बाकी सब पता नहीं कहाँ ही बिजी हैं, तो सॉरी आपको इतनी प्रॉब्लम हुई। लेकिन आपके कहने पर मैंने आपको 50 क्वेश्चंस का यहाँ पर मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिया। और आप हमें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, आप उसको वीडियो को थोड़ा स्लो करके अपना पूरा मॉक टेस्ट लगा लीजिए। और मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।